नमस्कार दोस्तों, मैं लालजी कुमार जेनेक्स एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में भारत के आर्थिक नियोजन का इतिहास देखा था और उस संबंध में उसके प्रकार की चर्चा की थी, तो उससे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग भारत में आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि हम आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करते हैं कि जैसे देखते हैं कि आप लोग दैनिक दिनचर्या में देखते होंगे कि जब किसी भी नई राज्य सरकार का गठन होता है या फिर केंद्र सरकार जब नया टर्म पूरा करके आती है तो आप देखते होंगे कि धराधर कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं कि जनता को लगता है कि ये सरकार काम करने वाली है। तो ये एक तरह से जिस जनता ने उसको वोट दिया, जिन आकांक्षाओं के साथ सरकार का गठन किया गया है, उन आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि कॉमन बात है, पहले कैबिनेट में लिया जोरदार फैसला या इस तरह के फैसले जिन्होंने जनता के हित में काम किया। अभी ताजा देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जब दोबारा गठन हुआ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, तो पहली कैबिनेट में फैसला लिया गया कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। तो ये एक तरह से पहला पोस्टर दिखाने की कोशिश की गई है कि ये सरकार जनता के हितों के लिए काफी जो है सीरियस है या उस तरह से करने की कोशिश कर रही है, उसका सुख दुख का ध्यान रख रही है। तो आप सोचिए कि जब एक छोटा सा राज्य सरकार या केंद्र सरकार का गठन होता है तो उसका एक खास वोटर वर्ग आशान्वित रहता है कि कुछ ऐसे फैसले होंगे। और जब भारत में 200 वर्षों की गुलामी के बाद भारत आजाद हुआ तो भारत के मजदूर, किसान, गरीब या जितने भी वर्ग होंगे उनकी क्या आकांक्षाएं रही होगी, खासकर देश के जो कर्ता धर्ता थे, जो देश को चला रहे थे उस समय के नीति निर्माताओं से कि आजादी मिली है, अब हमें गरीबी से मुक्ति मिलेगी, भुखमरी मिलेगी, अकाल की समस्या खत्म होगी, रोजगार मिलेगा और देश का एक समन्वित विकास संभव हो सकेगा। तो इन्हीं आकांक्षाओं, इन्हीं अपेक्षाओं और सबसे बड़ी बात 200 वर्षों के बाद सीमित संसाधनों के साथ हमें विकास की एक ऐसी रूपरेखा तैयार करनी थी कि एक देखा जा सके कि क्या हमारा देश उन आकांक्षाओं को जो स्वतंत्रता सेनानियों ने रखा है, एक समाजवाद का, लोकतंत्र का, एक समावेशी सरकार का, उनको पूरा कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो जैसे हम देखते हैं कि आज नेहरू जी, मोदी जी, इन सब में तुलना होता है, तो उस वक्त की परिस्थितियां और थी और इस वक्त की परिस्थितियां और थी। तो उस तत्कालीन परिस्थितियों में जो विकास की रूपरेखा तय की गई या जो जनता तक पहुंचने की कोशिश की गई, वो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से एक सार्वगार्भिक विकास की कोशिश की गई। तो सबसे पहले आदमी के लिए जरूरी होता है फूड। तो आप देखिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं की शुरुआत की गई और जो है कृषि को प्राथमिकता दी गई। तो वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योगों को प्राथमिकता देते हुए विकास की रूपरेखा तैयार की गई। लेकिन वहां जाने से पहले हम समझेंगे कि आखिर वो कौन से सिस्टम थे, वो कौन से तंत्र थे जो कि पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन, नीति निर्माण, इन सब चीजों में सहायता करते थे। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को आजादी हो गया। उससे पहले भी प्रयास जारी थे क्योंकि 1946 में 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का अंतरिम सरकार का गठन हो चुका था, जो कि भावी भारत के लिए योजनाएं तैयार करने में लगे हुए थे। तो जब 15 अगस्त 1947 को आजादी मिला तो फिर हम देखते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन की इतिहास की शुरुआत होती है। तो इससे पूर्व ही 1946 में केसी नियोगी समिति की स्थापना की गई थी। केसी नियोगी की समिति की स्थापना की गई थी। तो ये समिति की स्थापना जो है वो इसलिए की गई थी ताकि जो है भावी जो है विकास के संदर्भ में जो भी रूपरेखा हो या कैसा संस्था हो, इन सब चीजों पे अनुशंसा किया जा सके। तो उन्हीं की अनुशंसा से 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन और योजना आयोग के प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग का गठन किया गया। इस योजना आयोग का गठन गैर संवैधानिक परामर्शदायी निकाय के रूप में किया गया। ठीक है, तो यहाँ जैसे एक शब्द है गैर संवैधानिक और परामर्शदायी।
परामर्श मतलब होता है कि सुझाव देना, ठीक है, कि आप किसी मसले पर सुझाव देते हैं। तो ये एक ऐसी संस्था का गठन किया गया है जो कि भारत के भावी विकास के लिए सुझाव देगा कि किस तरह की रणनीति लगनी चाहिए आगे देश के विकास में। उसी तरह से गैर संवैधानिक का मतलब होता है कि भारत के संविधान में जिसका जिक्र नहीं किया गया है उस संस्था को गैर संवैधानिक रूप से कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है हम योजना आयोग का देखते हैं 15 मार्च 1950 को गठित किया गया है। केसी नियोगी समिति के अनुशंसा पे गठित किया गया है। गैर संवैधानिक परामर्शदायी निकाय के रूप में गठित किया गया है। योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो स्वाभाविक बात है कि प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होंगे, जवाहरलाल नेहरू होंगे, ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू होंगे। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही हम बोले थे कि जो नई सरकार या कुछ चेंज होता है तो वो नई अपेक्षाओं के साथ होता है। तो वर्ष 2014 15 अगस्त का दिन नरेंद्र मोदी लाल किला पे झंडा फहरा रहे थे पहली बार। तो उन्होंने घोषणा की कि योजना आयोग जो है बदलते वक्त के साथ नहीं चल पा रहा है, इसीलिए अब योजना आयोग के स्थान पे हम नीति आयोग को लाएंगे जो कि नया चीजों को लेके चलेगा, नए बाजार के अनुसार, लोगों की जरूरतों के अनुसार और इसके अनुरूप वर्तमान समय के अनुरूप देश के विकास की रूपरेखा तय करेगा। तो इसीलिए अगर इसका अंतिम अध्यक्ष पूछेगा तो अंतिम अध्यक्ष जो होगा वो नरेंद्र मोदी होंगे, क्योंकि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हो गया था। तो यहाँ से कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये जो संस्था रही है उन्होंने जो है 2014 तक, आजादी के बाद 2014 तक अभी भी उसकी कई चीजें जो है विद्यमान है कि इस संस्था ने देश के भावी भविष्य का नेतृत्व किया कि आर्थिक विकास कैसे होगा। अध्यक्ष प्रथम जवाहरलाल नेहरू, अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, ठीक है। इसी तरह से जो है उपाध्यक्ष का भी पद इसमें सृजित था। तो प्रथम एवं अंतिम उपाध्यक्ष, तो प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, और अंतिम उपाध्यक्ष के नाम में पे मोन्टेक सिंह अहलुवालिया थे, जो कि योजना 12वीं योजना के जो है उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। तो आप सोचिए कि गुलजारी लाल नंदा, अगर आप थोड़ा भी क्वेश्चन बैंक देखे होंगे या पढ़े होंगे तो सैकड़ों बार ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो मे भी नेक्स्ट एग्जाम में ये पूछ दे कि योजना आयोग के जो है अंतिम अध्यक्ष कौन थे, तो मोन्टेक सिंह अहलुवालिया, अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, सॉरी, तो मोन्टेक सिंह अहलुवालिया होगा और अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे, ठीक है। तो इतना चीज को हमें फिलहाल याद रखना है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि योजना आयोग का गठन किस आधार पर किया गया, तो मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के आधार पर योजना आयोग का गठन किया गया, मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव से, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इतनी चीजें योजना आयोग के बारे में हमें बेसिकली किसी भी एग्जाम में, चाहे बीपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, दरोगा हो, ग्रुप डी हो, इतना एक बेसिक नॉलेज प्लानिंग कमीशन के बारे में आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन है क्या कि ये संस्था फिलहाल जो है अब फंक्शन में नहीं है या कार्यरत नहीं है, तो हमें इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज इतना होना चाहिए, इतना से हमारा काम चल जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का आप लोग बहुत नाम सुने होंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, ठीक है। इसको भी नियोगी समिति की अनुशंसा पे गठित किया गया है। ये राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना का दिवस 6 अगस्त 1952 था और योजना आयोग का 15 मार्च 1950 था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार ढेर सारे पीसीएस में, मतलब जितने भी लगभग होते हैं, एक ना एक बार जरूर पूछा गया है। तो ये 2 डेट आप जरूर याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन और योजना आयोग का गठन। तो सबसे पहले योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं, ठीक है, वो और इसके सचिव, सेम जो ये अध्यक्ष और सचिव होंगे वो राष्ट्रीय विकास परिषद के भी सचिव होंगे। तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष व सचिव होते हैं
वही राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव होते हैं। तो इसमें कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे? तो राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है, सारे राज्य के जितने भी राज्य हैं उसके मुख्यमंत्री होंगे, यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक शामिल होंगे, उसके बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसमें शामिल होंगे। तो आप देखिए, अगर ये देखिएगा तो इसका स्वरूप इससे ज्यादा बड़ा लगता है और ज्यादा संघवादी लगता है। इसमें सभी लोगों को जगह दिया गया है, जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, यूनियन टेरिटरी के प्रशासक है, मंत्री परिषद है, योजना आयोग के सभी सदस्य हैं। तो इसका जो है, जो भी योजना की अनुशंसा ये योजना आयोग करता था, अंतिम रूप से अनुमोदन जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता था। नीति आयोग के गठन के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में स्पष्टता अभी नहीं है, लेकिन ये जो है नीति आयोग के कार्यों के संदर्भ में सलाह और सुझाव या कहिए कि साथ मिलकर काम फिलहाल कर रहे हैं। तो दो संस्थाओं की हम चर्चा किए हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग। इन दोनों के बारे में एक बेसिक नॉलेज हम लोगों के पास होना चाहिए। इसके अलावा एक संस्था आप लोग और देखते होंगे, अंतर्राज्यीय परिषद। वो संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद, इसलिए ठीक है, तीनों संस्था का एक बेसिक आप नॉलेज रखिएगा। इसके बाद हम लोग नीति आयोग पे आगे चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी हम लोगों ने योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य प्रणाली, उसका गठन, ये सब चीजों पर गौर किया था। अब हम लोग नए जमाने, खासकर जो अभी की वर्तमान सरकार है, उसकी सोच के साथ जाते हैं और देखते हैं कि आखिर नीति आयोग का गठन किस सोच के साथ किया गया और किन आकांक्षाओं के साथ किया गया और ये योजना आयोग से अलग कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहला नीति आयोग, हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, मतलब कि बदलने का संस्था है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो देखिए, जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि पहले से जितने चीजें थे उसको बदल के नए रूप में, नए ढंग में कुछ बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। ये सही है कि एक समय के बाद योजना आयोग के कार्य प्रणाली, उसके खर्चे, उसके भ्रष्टाचार, इन सब चीजों पर भी समय समय पर सवाल उठते रहे हैं कि आखिर योजना आयोग बदलते वक्त के साथ अपने आप को बदलता क्यों नहीं है और अपने जरूरतों के अनुरूप उसका विस्तार क्यों नहीं होता है, जो कि आज के समय के अनुरूप चले गए। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। उस वक्त की जरूरतें और उस वक्त की विकास की रूपरेखा अलग थी और आज जो भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण के दौर में जो है, इसकी विकास की रूपरेखा अलग है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, तो सभी को याद होगा कि 30 सालों के बाद पहली गैर कांग्रेसी सरकार, या फिर कहिए कि पहला सरकार था जो फुल मेजोरिटी के साथ 30 साल के बाद भारत में आया था 2014 में। ठीक है, तो सोच लीजिए कि जब 2014 में 30 साल के बाद फुल मेजोरिटी की सरकार आएगी तो उसकी क्या अपेक्षाएं रहेगी। तो इसीलिए उन अपेक्षाओं को खरा उतरने के लिए इस सरकार ने कई फैसले किए। उसी में से एक था योजना आयोग को अब नीति आयोग से प्रतिस्थापित कर देना, या योजना आयोग की समाप्ति और नीति आयोग की संरचना को बल देना या उसको अस्तित्व में लाना। ठीक है, तो जैसे नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये अभी एक बार सवाल पूछ चुका है और आगे भी संभावना है कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया से लेके आपसे ये सवाल पूछे। तो आप थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, केयरफुल रहिएगा कि इस चीज को आपको याद रहे। ठीक है, तो सबसे पहले गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाला है कि अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के गठन की घोषणा कब हुई थी, तो आपको याद रखना होगा कि 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जो है नीति आयोग के गठन की घोषणा की थी एवं योजना आयोग की समाप्ति की भी घोषणा उसी के साथ की गई थी। योजना आयोग की समाप्ति एवं नीति आयोग के गठन की घोषणा की गई थी। ठीक है,
तो देखिए अध्यक्ष जो होता है, तो जैसे योजना आयोग में अध्यक्ष और ये राष्ट्रीय विकास परिषद में अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, तो यहाँ भी नरेंद्र मोदी जो है यहाँ भी अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री ही होंगे। तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग के पहले अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के पहले अध्यक्ष बने हैं। कभी भी आपसे सवाल पूछेगा, जब तक प्रधानमंत्री फिलहाल है तो जो वर्तमान में अध्यक्ष है नीति आयोग के वो नरेंद्र मोदी बने रहेंगे। तो यहाँ देखिएगा कि दो चीजें, ठीक है। उसके बाद एक गवर्निंग काउंसिल का गठन नीति आयोग के तहत किया गया। गवर्निंग काउंसिल जो है वो निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था नीति आयोग के अंतर्गत है। ठीक है, गवर्निंग काउंसिल जो है नीति आयोग के अंतर्गत निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक को शामिल किया गया है। तो इस गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक को शामिल किया गया है। बाकी जो सदस्य हैं वो तो शामिल रहेंगे ही। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि अध्यक्ष जो है नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसके बाद उपाध्यक्ष का पद भी दिया गया था। तो उपाध्यक्ष जो होंगे वो वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार हैं। तो जिस तरह से सवाल पूछा जाता था कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, उसी तरह से भविष्य में संभावना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया हैं। अरविंद पनगरिया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष है। ये याद रखिएगा नाम कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया हैं। ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद सृजित किया गया है, जिसको कि सीईओ बोला भी जाता है। तो सोचिए सीईओ जनरली जो होता है मल्टीनेशनल कंपनियां में होती है, बड़े बड़े कंपनी में या फिर फैक्ट्री वगैरह में ये जो है सीईओ का पद होता है। लेकिन यहाँ भी एक सीईओ का पद सृजित किया गया है जो कि वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप काम कर सके। तो सबसे पहले वर्तमान में परमेश्वरन अय्यर को जुलाई 2022 में नीति आयोग का जो है कार्यकारी अध्यक्ष या सीईओ बनाया गया है। परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर को बनाया गया है। उसी तरह जो है सीईओ जो है प्रथम सीईओ कौन थे, तो सिंधु श्री खुल्लर को नीति आयोग का प्रथम सीईओ 1 जनवरी 2015 को जो गठित हुआ था उसका बनाया गया। पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या पूछी जा सकती है। तो नीति आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्य की संख्या होती है, तो 4 पूर्णकालिक सदस्य नीति आयोग में होती है। इसके अलावा जो है कैबिनेट मंत्री, उसके बाद समय समय पर विशेषज्ञों को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ये मोटा मोटी नीति आयोग का संरचना है। यहाँ एक चीज और देखना है कि जो उपाध्यक्ष है उसकी नियुक्ति जो की जाती है वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो ये चीजों को हम लोग नीति आयोग का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये याद रखेंगे। तो आखिर नीति आयोग, योजना आयोग क्यों बनाया गया नीति आयोग को? आखिर योजना आयोग से कुछ भिन्नता होगी तभी तो लोग कहेंगे या तभी तो लगेगा कि योजना आयोग जो है नीति आयोग से कम था या नीति आयोग जो है योजना आयोग से अधिक है या नीति आयोग वर्तमान जरूरतों को पूरा करता है। तो सबसे पहले योजना आयोग जो है 5 वर्षीय योजना का निर्माण करती थी कि 5 वर्ष के लिए एक रूपरेखा रखते थे कि क्या क्या चीज शिक्षा में, रोजगार में, समावेशी विकास में, पर्यावरण में, महिला सशक्तिकरण में, बैंकिंग में या अन्य क्षेत्रों में किस तरह के लक्ष्य हमें हासिल करना है, उसका एक रूपरेखा तैयार करता था और उसी को जो है पाने की कोशिश किया जाता था। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नीति आयोग जो है 15 वर्षीय विजन, 5 वर्षीय योजना के जगह पे 15 वर्षीय विजन की एक दृष्टिकोण रखा है कि जो दृष्टिकोण जो है हमको लेके चलना है कि एक लॉन्ग टर्म कि अगले 15 सालों में हम किस तरह की चीजों को देखते हैं या किस तरह के टारगेट को हम लेके चलते हैं। उसी तरह से देखिएगा 7 वर्षीय रणनीति, ठीक है, तो 7 वर्षीय रणनीति जो है वो एक तरह से मध्यकालिक लक्ष्य है कि इन लक्ष्यों पे काम करना है, इन जो विषयों के अंतर्गत रणनीति बनानी है और उसको पूरा करने का प्रयास करना है। इसी तरह से 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, ठीक है,
3 वर्षीय एक्शन एजेंडा। तो देखिए, जैसे ही अल्प समय के लिए होगा तो उस पर एक्शन तुरंत चाहिए, तो इस तरह से एक्शन एजेंडा होगा कि अल्प समय में उसको पूरा करने की कोशिश किया जाएगा। तो पहली भिन्नता तो ये हो गई कि योजना के निर्माण की अवधि पर जो है काफी डिफरेंस है नीति आयोग और योजना आयोग में। दूसरा डिफरेंस ये था कि नीति आयोग जो है, योजना आयोग जो है मेनली केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्देशित होता था, केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई जाती थी, उसके बाद राज्यों को बताया जाता था कि आपको ये योजना फॉलो करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे है, आप इन योजनाओं का लाभ लीजिए या इस तरह से काम करने की कोशिश कीजिए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये गवर्निंग काउंसिल के अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक को शामिल किया गया है, खासकर नीति निर्माण में कि योजनाओं को स्वरूप कैसा हो, आपके यहाँ क्या आवश्यकता है, किस तरह की विकास की रणनीति हो, किन चीजों को हम अगले कुछ साल में पूरा कर सकते हैं, किन चीजों के लिए दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। तो अगर ज्यादा लोग शामिल होंगे या ज्यादा राज्य इसमें शामिल होंगे तो आप देखिएगा जो हम टॉप टू बॉटम वाला कॉन्सेप्ट लेके चलते थे योजना आयोग में, उसमें हम बॉटम टू टॉप रिवर्स हो जाते हैं और नीचे से जो है वहां योजना का निर्माण होता है। खासकर इसमें केंद्रीकृत नहीं विकेंद्रीकृत योजनाओं के निर्माण को बढ़ावा मिलता है। तो हम देखते हैं कि योजना आयोग जहां केंद्रीकरण की प्रवृत्ति लेते हुए केंद्रीकृत योजनाओं का निर्माण करता है, तो वही नीति आयोग जो है सहकारी संघवाद और निचले स्तर को लोगों को जोड़ते हुए अधिक से अधिक समावेशी और अधिक जो है विकास उन्मुख और जरूरत उन्मुख योजनाओं का निर्माण करने की कोशिश करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नीति निर्माण और सहकारी संघवाद के अवसर पर ये जो है पैमाने पर नीति आयोग काफी खरा उतरता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज है कि आज देखते हैं कि पर्यावरण या फिर अन्य क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में या फिर रोजगार, महिला कल्याण, इन सब क्षेत्रों में अगर आप एक प्रतियोगी परीक्षा के छात्र हैं तो आपको प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, इन सब चीजों में नॉर्मली मिल जाएगा कि इस तरह का शोध हो रहा है, ये चीजें करनी चाहिए, ये चीजें नहीं करनी चाहिए। तो विश्वविद्यालय के स्तर पे या अन्य शोध संस्थान जो हैं उनको नीति आयोग द्वारा शामिल किया गया है, अपने निर्णय लेने में खासकर उनकी मदद ली जाती है। यही चीज योजना आयोग में नहीं था कि योजना आयोग में विश्वविद्यालय स्तर के जो है वो नहीं किया जाता था लोगों को शामिल, या फिर अन्य जो व्यक्ति थे या अन्य संस्थान थे उनकी शोध को नहीं शामिल किया जाता था। यहाँ नीति आयोग में भी इसको शामिल किया जाता है और उस आधार पे ये एजेंडा, रणनीति और विजन का निर्माण किया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि केंद्रीकरण विकेंद्रीकृत के लेवल पे, योजनाओं के अवधि के लेवल पे, सहकारी संघवाद के लेवल पे और बाजारों उन्मुख और वर्तमान जरूरतों के अनुरूप पे नीति आयोग का गठन जो है काफी आकांक्षाओं और काफी के साथ किया गया है। ये सही है कि नीति आयोग का गठन जो है भविष्य की रणनीति दिखाती है, लेकिन उस योजना आयोग को खत्म करना जिसने भारत के विकास को एक रणनीति दी है, जिसने भारत को गरीबी, भुखमरी, औद्योगिकरण, इन सब चीजों से आगे लेकर गया। आज अगर भारत में हरित क्रांति के द्वारा खाद्यान्न संकट खत्म हुआ है, गरीबी बहुत स्तर तक कम हुई है, या फिर रोजगार के अवसर या फिर अन्य चीजों पे भी देखिए, उद्योग वगैरह में भी, तो कहीं ना कहीं योजना आयोग की जो एक समन्वित एवं सारगर्भित विकास प्रणाली थी उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो आने वाले वर्षों में ये देखना होगा कि जो नई सरकार ने जो नीति आयोग नामक राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था का गठन किया गया है वो कितना हद तक भारत को नए जो विश्व के अनुरूप या नई जरूरतों के अनुरूप जो है ये काम कर पाते हैं। आगे हम देखेंगे कि आने वाले वर्षों में नीति आयोग ने किस प्रकार से भारत को वर्तमान जरूरतों के अनुरूप ढाला है और उसके अनुरूप जो है भारत को विकसित देश बनाने की ओर अग्रसर किया है। इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा कि ये समझने के लिए कि क्या नीति आयोग के द्वारा बस नाम और कुछ पद बदले गए हैं या निश्चित ही नीति आयोग ने भारत के विकास की या रणनीति की या जो विकास की रूपरेखा है उसको बदल के रख दिया है, जिसने आने वाले वर्षों में भारत के समावेशी विकास एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को साबित करने में एक बहुमूल्य भूमिका का निर्वाह किया है।
इस तरह से नीति आयोग, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद पे हम लोगों ने चर्चा की है। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर लगा होगा। ठीक है, आगे फिर अभी हम लोग 3 पंचवर्षीय योजनाओं पे चर्चा करते हैं।